ओके सो अभी हो सकता है और स्टूडेंट आए क्योंकि 8-9 का भी जो है मैंने साथ ही में रख दिया है डाउट आवर्स। जिसको क्वेश्चन पूछना होगा वो क्वेश्चन पूछेगा। ओके सबसे पहले ये वाला है हमारे डाउट आवर में। ओके तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये बताना है कि इसके किस टाइप के सॉल्यूशंस है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या एक ही सॉल्यूशन होगा 0-0। ठीक है, तो पहले देखो जो इक्वेशन दी हुई है हमें, वो इक्वेशन क्या दी हुई है, दैट इज y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अगर हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना पड़े तो यहाँ पे x वाला टर्म तो है नहीं, तो जब नहीं है तो हम इसको कैसे रीराइट कर सकते हैं, इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं 0x प्लस y के पास कांस्टेंट क्या है 1। ठीक है, 1 इंटू वाई ये हो गया प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यों हमें किस फॉर्म में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -6। तो इसको जब रीराइट करेंगे तो क्या होगा 0x प्लस 1y प्लस, क्योंकि -6 इधर आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या लिख दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब सोल्यूशन यूनिक है या कोई सोल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। ठीक है, तो a1 by a2 क्या हो जाएगा 0 by 0, b1 by b2 क्या हो जाएगा 1 by 1, यानी कि a1 by a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आया है। ठीक है, तो जब पहले इस स्टेप में अनइक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा, दैट विल बी अ यूनिक सोल्यूशन। समझ रहे इस चीज को, यानी उसका एक सोल्यूशन होगा दैट इज अ यूनिक वन। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा चैट बॉक्स में लिखने के लिए तब आप लिखेंगे, अभी क्वेश्चन चैट बॉक्स में मत लिखिए, नहीं तो चैट बॉक्स में और आता रहेगा, मैसेजेस आते रहेंगे, वो क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जब मैं बोर्ड पे होता हूं ना तो फिर चैट बॉक्स मुझे नहीं दिखता है। मैं चाहूं तो चैट बॉक्स साथ में रख सकता हूं, लेकिन बोर्ड का साइज छोटा हो जाएगा फिर। समझ में आया? जिसका ये क्वेश्चन था, आई थिंक यशवंत का ये क्वेश्चन था। यशवंत क्लियर हुआ? यस यशवंत, अच्छा आपका नहीं था। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक रणवीर का क्वेश्चन था ये ना, रणवीर का था। हाँ व्हाट्सएप पे ही भेजना है बेटा, क्योंकि व्हाट्सएप से ही फिर डायरेक्ट मैं डाउनलोड करूंगा ना। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वी विल पुट द न्यू क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। ठीक है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड देयर नंबर। तो मैंने कहा जो भी ये इस टाइप के क्वेश्चन हो, आपको 3 चीजें करनी है। क्या? एक तो डिजिट्स डिसाइड करना कि वंस प्लेस पे कौन सा होगा, टेंस प्लेस पे कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिट्स डिसाइड करना।
ये स्टेप्स एकदम कॉमन। तो लेट द डिजिट एट, अच्छा बताओ म्यूजिक इरिटेट तो नहीं कर रही है साथ में? ओके, सो लेट द डिजिट एट द वंस प्लेस बी एक्स, ठीक है, एंड लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, ठीक है। सो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी, वंस प्लेस बी एक्स, टेंस प्लेस बी वाई। हमने वंस प्लेस पे एक्स मान लिया डिजिट को और टेंस प्लेस पे वाई मान लिया, ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखो हमें दो इक्वेशन चाहिए ना, तो दो इक्वेशन हम बनाएंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि पहले ये सपोज करना, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब जो हमें नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे y है तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये हो गया। फिर मींस रिवर्स डिजिट नंबर, यानी कि जो नेक्स्ट होगा हम क्या निकालेंगे, रिवर्स डिजिट नंबर। मतलब ये तीनों चीजें आपको करके रख लेनी है जो 2 डिजिट का नंबर का क्वेश्चन होगा। तो रिवर्स डिजिट नंबर अब क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि x प्लस एक्स जो है अब वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा और जो y है वो आपका वंस प्लेस पे आ जाएगा, इसी को बोलेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन हमें तैयार करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम x इंटू वाई करें तो क्या आएगा, 14, यानी x इंटू वाई इज 14। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, इज इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, यानी जो नंबर है, नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, ठीक है। इसमें अगर हम 45 ऐड कर देंगे तो जो डिजिट है वो अपने आप को इंटरचेंज कर लेगी, मतलब वो ये नंबर दे देगा, दैट इज 10x प्लस वाई, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स हो गया। इधर से लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 45। ओके, तो 10y माइनस वाई कितना होगा, 9y प्लस x माइनस 10x कितना होगा, दैट विल बी माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 45। 9 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारी इक्वेशन आ गई, समझ रहे हो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 14 दिया हुआ है, अब इसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू, समझ गए इस चीज को, x की वैल्यू या y की वैल्यू हम निकाल के इसमें पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा ये बताओ, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन लिया है, किसका क्वेश्चन है ये? अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि यहां पे लीनियर पेयर क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो 14 बाई एक्स, चलो बहरहाल कोई नहीं। तो यहां पे या तो हम x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 बाई वाई, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 बाई एक्स। तो कोई सी भी ले लिया हमने, हमने y की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 बाई एक्स, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो एलसीएम x आ जाएगा, यहां आ जाएगा 14, यहां जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 5x, ठीक है। तो अब इसको जब आप लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप कर दे रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ये हो गया। अब जब माइनस, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला जो है ये पहले से ही माइनस में, इसको प्लस करने के लिए माइनस सब में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 14 हो जाएगा, ये माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और अगर रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर
x वाला टर्म बीच में आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, 2 और 7, तो -2x हो जाएगा, और सॉरी +2x हो जाएगा, और -7x हो जाएगा, तभी -5 आएगा। और -7 इंटू +2 आपको -14 देगा, जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे। अब यहां से x कॉमन आ जाएगा, x+2, यहां से -7 कॉमन आ जाएगा, x+2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आया x -7 और यहाँ पे आया x+2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू या तो 7 आ गई या तो -2 आ गई। अब देखो कौन सी वैल्यू लोगे, कौन सी वैल्यू लोगे। जब एक 2 डिजिट का नंबर लेते हो तो ये डिजिट जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव होता है। जब हम लिखते हैं 12 तो ये 12 या -12 लिखते हैं तो -12 पूरा नेगेटिव होता है। ये थोड़ी होता है कि 12 का जो 1 है वो माइनस है, ये होता है। यस, डिजिट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसी वजह से यहां पे -2 नहीं आएगा, सिर्फ हम क्या x की वैल्यू कंसीडर करेंगे 7। अब जब x की वैल्यू 7 कंसीडर हो गई, सो देयरफॉर अब हमें ऑब्वियसली y की भी वैल्यू चाहिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, वहां पे क्या दिया हुआ था, x इंटू वाई इज इक्वल टू 14, यही तो था। लेट मी चेक अगेन, यस, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2, ठीक है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब देयरफॉर द नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, दैट इज 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 20, प्लस x, x की वैल्यू क्या है 7, दैट मीन्स 20 प्लस 7 दैट विल गिव यू 27, ठीक है। तो फिर से इसको देख लो, यहां पे क्या हुआ, 2 डिजिट के नंबर जो भी होगा पहले क्या करना, x और y की वैल्यू सपोज करना, उसके बाद ओरिजिनल नंबर लिख के रख लेना, उसके बाद रिवर्स डिजिट नंबर लिख के रख देना, क्योंकि इक्वेशंस इसी के बीच में बनेगी। अब यहां पे बोल रहा था कि दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है, वो लिख लिया। और सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही थी कि अगर नंबर में 45 ऐड किया जाएगा तो डिजिट्स इंटरचेंज कर जाएंगे, मतलब ये वाला नंबर जो रिवर्स डिजिट नंबर है। इक्वेशन बनाई तो फाइनल इक्वेशन हमें मिली y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा था तो इसी वजह से y या x में से किसी की एक वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी थी। पुट किया, सॉल्व किया, हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे ही सॉल्व किया जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव आया, यहाँ पे एक नंबर निगेटिव आया। क्यों नहीं दोनों हो सकते, क्यों, क्योंकि जो हम डिजिट सपोज करते हैं, जो हम डिजिट सपोज करते हैं वो डिजिट्स क्या होते हैं, दैट इज यस, वो पॉजिटिव होते हैं। तो नेगेटिव वाला यहाँ पे नहीं लिया, हमने पॉजिटिव वाला कंसिडर किया, उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद नंबर। इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को लें। अब देखिए टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, ओके। देखो टाइम एंड वर्क, इसको अच्छे से समझो, वेट अ सेकेंड।
ओके, अब देखो, देखो टाइम एंड वर्क में हम ये देखते हैं, टाइम एंड वर्क, ठीक है। वर्क मीन्स, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था, अ, अब देखो यहां पे काम हो रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, यहां पे ये काम हो रहा है, दैट इज वॉल कंस्ट्रक्शन, समझ गए। वॉल कंस्ट्रक्शन जो भी वर्क होगा इसको हम वन मानेंगे, वन कंसिडर करेंगे। तो मान लो ये जो वुमेन है, ये जो वुमेन है, इसको अकेला ये पूरा काम करना पड़े, ठीक है, इसको अकेला कुछ काम, मतलब ये पूरा ये जो वॉल कंस्ट्रक्शन है इसको करना पड़ रहा है, तो इसको अगर करना पड़े तो इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी वॉट, मतलब उसको कोई ना कोई दिन लगेंगे, ठीक है। कि मान लो कि यहां पे इसको लगे एक्स डेज, अकेली अगर औरत काम करेगी, वन वुमेन, ठीक है, एक्स डेज लगेंगे इस पूरे काम करने को। अगर वन मैन काम कर रहा है तो इसका मतलब इसको लगेंगे फॉर एग्जाम्पल वाई डेज, अकेला एक आदमी इस वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वाई डेज में ये आदमी वन वर्क कर पा रहा है, जो कि है दीवार को बनाना, ठीक है, तो वन डे में कितना काम करेगा, वन डे में ये आदमी कर पाएगा वन बाय वाई वर्क, ठीक है। और एक्स डेज में ये औरत वन वर्क कर रही है, तो वन डे में कितना काम करेगी, वन बाय एक्स वर्क। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखो, एक औरत एक्स डेज लगाएगी, अगर उसको अकेले काम करना पड़ा तो ये पूरी दीवार बना देगी। उसी तरह से एक आदमी पूरा जो है दीवार बनाएगा, ठीक है, उसको वाई डेज लग सकते हैं। तो एक दिन में ये वन बाई वर्क करेगा और एक दिन में ये वन बाई एक्स वर्क करेगी। अब मैंने कहा कि एक काम करो, दोनों काम, मतलब दोनों जो है वो दोनों, यानी कि एक आदमी और एक औरत, wait a second, wait a second, okay, copy image, paste, कॉपी इमेज एंड, अच्छा पेस्ट ही नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो मैं ऐसे कर लेता हूं। अब ये कह रहा है कि एक दिन के लिए मान लो ये एक मैन और एक वुमेन एक दिन के लिए लगाए गए, एक दिन के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, मैन की कैपेबिलिटी है वन बाई वर्क करने की और वुमेन की कैपेबिलिटी है वन बाई एक्स वर्क करने की, तो एक दिन में ये दोनों इतना काम करेंगे ना, ठीक है, यानी वन डे में एक मैन लगा दिया और एक वुमेन लगा दिया, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलके इतना काम करेंगे ना। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, या क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक औरत नहीं है, कितने आदमी है, दो औरत और पांच आदमी, कितने, टू मेन, सॉरी टू वुमेन, ठीक है, टू वुमेन और कितने, फाइव मेन, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ताकि सीक्वेंस ना बिगड़े,
5 men प्लस 2 वुमेन, ये ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में 1 बाय वर्क कर रहा है, 1 बाय वाई, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे? 5 इंटू 1 बाय वाई, प्लस 2 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 इंटू 1 बाय एक्स। तो क्या हो गया? दैट विल बी 5 बाय वाई प्लस 2 बाय एक्स, ये आ गया। अब ये क्या है? ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम किसका? 5 आदमियों का और 2 औरतों का। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? टोटल काम जो है वो 4 दिन में खत्म हो रहा है। 4 दिन में यानी 4 डेज में ये पूरी वॉल बनके तैयार हो रही है, ठीक है। तो इस 4 दिन में ये पूरी वॉल तैयार हो रही है, और इसके लिए कितने आदमी लगाए गए? 5। और कितनी औरतें लगाई गई? 2। तो जब 4 दिन में ये 5 और आदमी और 2 औरतें काम खत्म कर देंगी, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 1/4 ना, ठीक है। ये दोनों, ये 5 और 2 लोग मिलके 7 लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। तो ये एक दिन के काम के बराबर हो जाएगा। अब भी कोई कंफ्यूजन है? किसी को जरा सा भी डाउट हो बेटा, फिर से पूछ लो। मैं आज प्रकट ही इसीलिए हूं। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं? हम 1 डे, मैंने कहा ना यूनिट, एक तो वर्क को 1 मान लेते हैं और हम यूनिट टाइम का जो है रेस्पेक्ट में निकालते हैं। 1 डे के रेस्पेक्ट में सब निकालते हैं, या 1 आवर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर आर का दिया हुआ है, जैसे नदी बह रही है, पाइप से पानी गिर रहा है टंकी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम वही कर रहे हैं। तो अब एक दिन में एक आदमी एक औरत इतना काम कर सकते हैं, तो 5 आदमी 2 औरत, एक दिन का काम 5 आदमी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या है? 1 डे वर्क है, एक दिन का काम है। तो टोटल कितना टाइम लगा रहे हैं? वो 4 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। उसको उठा के यहां पे रख दिया। क्यों? क्योंकि एलएचएस में अगर एक दिन का काम कंसिडर किया जा रहा है, तो आरएचएस में भी एक दिन का ही काम रखा जाएगा, तभी इक्वल साइन लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, या इसको पूरा सॉल्व करें? आई थिंक ये क्वेश्चन बनाना समझ में आ गया होगा। पूरा सॉल्व करें, ओके चलिए, ठीक ठीक ठीक। तो यहां पे हमारी एक इक्वेशन आ गई, 5/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी आ गई, 5/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 1/4। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है? 6 मेन और 3 वुमेन, 6 मेन और 3 वुमेन। अब एक वुमेन का नंबर ऑफ डेज जो हमें निकालना था, वो हमने एक्स सपोज किया था। देखो यहाँ पे एक्स सपोज किया था। और एक मैन जो पूरा काम करता, कितने दिन में करता? वाई डेज में करता। ठीक है, तो यहां पे अब इक्वेशन बनाएंगे 3 वुमेन और 6 मेन की। 3 वुमेन और 6 मेन। तो 6 मेन यानी कि 6/y, ठीक है, और 3 वुमेन यानी 3/x। ओके, अब ये कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? ये काम कंप्लीट हो रहा है 3 डेज में। देखो कितने दिन में? 3 डेज में। तो एक दिन में ये काम कितना कर रहे होंगे? 1/3। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो जब इनको सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि y और x डिनोमिनेटर में, तो यहां पे हम सपोज करेंगे कि सपोज 1/y इज इक्वल टू a और 1/x इज इक्वल टू b। हमने ये सपोज कर लिया। तो देखो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसको अगर 100, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, लीनियर लाने के लिए 4 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। ठीक है, अब इसको यहां सॉल्व कर,
अब यहां पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 1/x को क्या सपोज किया, दैट इज b, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 1/3। अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 18a प्लस 9b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1, यानी 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1, और कहां गई इक्वेशन, नीचे भाग गई, अच्छा नीचे स्पेस थी, चलो इसको यहीं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 18a प्लस 9b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, अब हमें सॉल्व करना है तो किसी एक टर्म को ले लिया तो ये इजी पड़ेगा b, तो इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो ये इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, दैट विल बी 180a प्लस 72b इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, दैट विल बी 144a प्लस 72, ये भी 72, ये 72b इज इक्वल टू 9। अब देखो ये दोनों टर्म प्लस में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा आपके पास 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू 50 यानी 36a, अच्छा ये 8 होगा, सॉरी भाई मैं 0 कैसे हो जाएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। अब a की वैल्यू आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, b की वैल्यू आएगी। अब देखो हमने क्या सपोज किया था 1/y इज इक्वल टू a, तो 1/y इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू कितनी आई है 1/36, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी एक मैन यानी वन मैन जो है अगर अकेले उसको पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट करनी पड़े, ठीक है, ये पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट करनी पड़े तो कितना दिन लगाएगा 36 डेज। ठीक है 36 डेज। ओके, इसी तरह आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी, ठीक है, ए एंड बी इन दोनों के पास कुछ ना कुछ पैसे हैं, ये कह रहा है कि इफ ए गिव्स 30 रुपीज टू बी देन बी विल हैव twice the money left with A, but if B gives 10 rupees to A, then A will have thrice as much as left with B। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो कह रहा है कि A ने B को पैसा दिया तो B के पास 2 गुना 3 गुना जो भी हो जाए, अब इसमें क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर से ले लेते हैं इन्हीं भाई साहब को, और एक दूसरे भाई साहब हैं ये, ठीक है, तो ये हमने मान लिया ये हमारे भाई साहब ए हैं और ये हमारे भाई साहब बी हैं, ठीक है। अब इनके पास कुछ पैसा है, मान लो एक्स,
इनके पास कुछ पैसा है, मान लो y। अब देखो पहले इक्वेशन में क्या कह रहा है, इफ a गिव्स 30 रुपीज टू b, तो जाहिर सी बात है अगर a 30 रुपए देगा b को, तो 30 रुपए इसके पैसे में से माइनस हो जाएंगे और 30 रुपए इसके पैसे में ऐड हो जाएंगे। इतना हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए, यानी बी के पास जो है वो ए का जितना पैसा है उसके पास, उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो आप देखो क्या इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 30, सो दैट विल गिव यू 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड क्या बोल रहा है, बट इफ b गिव्स 10 रुपीज टू a, यानी b के पास जितना पैसा था उसमें से 10 रुपए अगर वो देता है, तो x के पास 10 रुपए ऐड हो जाएगा और b में से 10 रुपए माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है कि a will have thrice as much as left with b, यानी a के पास जो पैसा होगा वो b का जितना बचा हुआ अब है उसका क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज x plus 10 is equal to 3y minus 30. So what you will get, x minus 3y is equal to minus 40. कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो पैसा अगर कोई एक देगा तो उसमें से पैसा माइनस करना है और जिसको दे रहा है उसमें वो ऐड करना, जैसे एज वाला क्वेश्चन करते थे। अगला क्वेश्चन ले, या देखो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा, मेरा तो क्वेश्चन नहीं था। जितने लोग लाइव हैं जो देख रहे हैं क्वेश्चंस को, वो सब लोग, मतलब अगर कोई कंफ्यूजन उस टाइप ऑफ उस क्वेश्चन में है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन सबके लिए है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट देखो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है। ओके देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, यानी उसकी स्पीड कम कर दी गई। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 600 किलोमीटर। ये कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज डिक्रीज बाय 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो उसकी एवरेज स्पीड थी, स्पीड मतलब डिस्टेंस इनटू टाइम, तो इसको पहले लिख लेते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। वो डिपेंड करेगा कि हम इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में बनाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो थी वो 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, और जो टाइम था जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, जब एवरेज स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट ओरिजिनली। ये किसका क्वेश्चन है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, रणवीर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। रणवीर, हाँ चलिए ठीक है, आपने बोर्ड के पेपर से लिया था, तो बेसिकली ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, ठीक है। चलिए कोई उसमें नहीं है। अब देखो जो भी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, मेरी मिस्टेक, मेरी मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, ओके। चलिए तो जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। मान लो कि स्पीड एक्स है, मैं अभी 2 वेरिएबल से काम कर रहा हूं और टाइम वाई है,
तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो डिस्टेंस b है, तो डिस्टेंस हो जाएगा x इंटू वाई। अब मैं कह रहा हूं कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई और टाइम तो जो है 2 घंटा अब कम लगेगा, तो स्पीड इंटू टाइम अभी भी तो वही डिस्टेंस देगा b। कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे पहचाना, देखो याद रखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तो दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx, जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, हम कल स्टार्ट करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, देखो वेरिएबल एक ही लिया जाता है, वन वेरिएबल। तो यहां पे देखो क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एक चीज निकालनी है। और लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता था, टू वेरिएबल्स में दो चीजें। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है पहचानने का कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो यहां पे हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमने उसको सपोज कर लिया, लेट द एवरेज स्पीड, लेट द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा जब एवरेज स्पीड है, ठीक है, तो देखो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो जब एवरेज स्पीड हमने x ले ली है, तो टाइम, क्योंकि टाइम भी अननोन है ना, टाइम भी यहां पे दिया नहीं, बस ये बोला 30 मिनट ज्यादा लगेगा, कितना लग रहा है वो आपसे नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम को इसको ऐसे लिख सकते हैं 600 बाई एक्स। क्यों लिख रहे हैं एक्स के टर्म में, क्योंकि क्योंकि इसको ध्यान से समझना, क्योंकि टाइम को अगर हमने दूसरा वेरिएबल चूज किया तो ये तो दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक ही वेरिएबल चूज करना होता है। तो यहां पे आप टाइम को y नहीं ले रहे हैं, टाइम को हम x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे क्या है, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दैट इज 600। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा 600। तो स्पीड को x सपोज कर लिया, ऑलरेडी इसको वेरिएबल सपोज कर लिया, क्यों, क्योंकि यही हमें निकालना है। तो जब हमने वेरिएबल सपोज कर लिया तो टाइम को दूसरा वेरिएबल हम नहीं सपोज कर सकते, तो टाइम जो होगा हमारा क्या होगा, दैट विल बी, टाइम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 600 बाय x। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, क्योंकि डाउट आर्स है तो क्वेश्चन आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो टाइम क्या हो गया, टाइम टेकन कितना हो जाएगा 600 बाई एक्स आवर्स। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, यानी x माइनस 200, ठीक है, तो टाइम उसको कितना लगेगा, 30 मिनट ज्यादा, यानी कि 600 बाई एक्स नॉर्मल टाइम लग रहा था, नॉर्मल टाइम लग रहा था, तो उसमें 30 मिनट और बढ़ जाएगा, तो ये मिनट में, तो इसका मतलब इसको आर में करेंगे तो 30/60 लिखेंगे। तो स्पीड इंटू टाइम क्या देगा आपको, 600 देगा। डिस्टेंस तो वही देने वाला है जब इक्वेशन हम तैयार कर रहे हैं, देयर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो टाइम 30 मिनट ज्यादा लगेगा, तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस वही होगा, दैट विल बी इक्वल टू 600। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इट। सो व्हाट यू विल गेट, x माइनस 200, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 600x प्लस हाफ। आप चाहे तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स का एलसीएम 2x हो जाएगा, तो 2x x के डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 इंटू 600 1200, 2x 2 से डिवाइड करेंगे x बचेगा, ये आ गया इज इक्वल टू 600। ठीक है, ये आ गया आपका x माइनस 200 इंटू 1200 प्लस x, और ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1200x। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x इंटू 1200 क्या आ जाएगा 1200x, यह आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा माइनस 2400, एंड माइनस 200 इंटू एक्स
क्या हो जाएगा, -200x इज इक्वल टू 1200x। 1200x 1200 कैंसिल, क्या आ गया, x स्क्वायर -200x -2400 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 2400 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि 2400 आए और 200, तो यहां पे अगर 0 0 में हटा दूं तो 24 और 2 रह गया, तो क्या हो जाएगा 24, यानी 6 4 तो यस, तो ये हो जाएगा -600x प्लस 400x। क्योंकि देखो क्या किया, यहां पे 200 था, यहां पे 2400 था, मैंने थोड़ी देर के लिए 2 0 हटा दिए, अब बचा 2 और 24। तो मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और सम करने पे 2 आना चाहिए, तो दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं 6 और 4। तो अब देखो 6 और 4 आ रहा है लेकिन माइनस होना चाहिए, यहां भी ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब -6 रहेगा और +4 रहेगा। तो अब 2 0 जो हटाए थे 2 0 अब यहां पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा 600 और 400। कैसे किया, शॉर्टकट पता चला। इतनी जल्दी नहीं समझ में आ सकता, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको करने की कोशिश की है, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे, ठीक है। तो अब यहां पे आ गया ये -2400 आ गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद रखना, ये हो गया, प्लस 400 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, -600 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एक x की वैल्यू -4 आ जाएगी और x की वैल्यू 600। x हमने एवरेज स्पीड माना था, तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी निगेटिव आ सकती है लेकिन स्पीड तो नहीं आ सकती, इसका मतलब ये नहीं करेंगे। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 600 किलोमीटर पर। हाँ, कोई कंफ्यूजन, बोर्ड पे एक पूरा क्वेश्चन है, जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ। अब आई डोंट नो किसने पूछा था, याद नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए। ओके, ये तो पूरा पेज भेज दिया है, यशवंत का शायद क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा हमें, इसलिए मैंने कहा था क्रॉप करके भेजिएगा, ताकि जो है जो मेन क्वेश्चन है वो हमें दिख जाए और हमारी स्क्रीन भी ज्यादा कवर ना हो, ठीक है। क्वेश्चन विजिबल है, ओके देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक मिनट, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक आदमी है उसने 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी रेट क्या है, रेट 12% पर एनम पे इसको जो है उसने मतलब इन्वेस्ट किया, और दूसरा पैसा जो दूसरा अमाउंट था उसको 10% पर एनम के रेट पे इन्वेस्ट किया। किसके लिए,
दैट इज एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक साल के लिए इस पैसे को उसने 12% पे इन्वेस्ट किया, इस पैसे को 10% पे इन्वेस्ट किया, तो इससे कुछ ना कुछ एक साल बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और इससे कुछ ना कुछ उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, कुछ ना कुछ उसको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अदनान, ओके, उनके फिर लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2600 रुपए। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर इस रेट पे उसने इन्वेस्ट किया तो दोनों इंटरेस्ट मिला के उसको कितना इंटरेस्ट एनुअल मिल रहा है, 2600 रुपए। तो देखो इससे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल 12% पे जो ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है इसको मान लिया हमने ₹X, और जो 10% पे इन्वेस्ट किया है इसको हमने मान लिया ₹Y। तो इससे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एक्स अमाउंट पे, यानी ये जो पैसा है इस पे 12% पे इन्वेस्ट किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी, यानी एक्स इंटू रेट क्या है 12, कितने साल के लिए, एक साल के लिए, अपॉन 100, प्लस इस पे, यानी ये कितना रुपए, कितना अमाउंट है y को कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया, 10, फॉर्मूला ये है, कितने साल के लिए, एक साल, ये आप कर चुके हो, इंटू 100, तो दोनों का इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 2600 रुपए। कोई कंफ्यूजन? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्स है ना, ये देखो ना, एक्स रुपीज इसको इन्वेस्ट किया है और वाई रुपीज को इन्वेस्ट किया है, एक्स रुपीज को 12% पे इन्वेस्ट किया है, वाई रुपीज को 10% पे, ये आपका प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब जब आप इसकी इक्वेशन रेडी करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 12x बाई 100 प्लस 10y बाई 100 इज इक्वल टू 2600। सो अब दोनों में 100 है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 12x प्लस 10y, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अब आप 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब समझ में आया, इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी एंड यू कैन सॉल्व इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस यशवंत, अब इक्वेशन रेडी हो जाएगी, सेकेंड वाली भी। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली देखो, जैसे मान लो आपका ये 12% पर एनम के लिए लगा, ठीक है, तो सिंपल, अब एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो वही होगा जो पहले साल का प्रिंसिपल है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया, अब उसमें एक साल के बाद, यानी कि पर एनम एक साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, कुछ इंटरेस्ट आया होगा उसका, उस एक साल का कुछ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, उस एक साल का कुछ इंटरेस्ट आएगा, तो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, वो पहले साल का अमाउंट, यानी मान ली 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 10 रुपए इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो अगले साल का प्रिंसिपल 100 रुपए नहीं होगा, 110 रुपए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ऊपर 11 रुपए इंटरेस्ट मिला उस साल का, तो अगले साल का जो अब प्रिंसिपल होगा, तो 110 प्लस 11 कितना हो गया, 121। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हर साल, यानी 100 रुपए इन्वेस्ट किया था तो 100 ही 100 हर साल प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट क्या कह रहे हैं अभिषेक,
यस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, या इसमें इसी में अभी कोई क्वेश्चन मतलब कोई डाउट है? मेरे पास अगला क्वेश्चन आया है, लेट मी डाउनलोड इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखो, जब यहां पे इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए, आपको के की वैल्यू निकालनी है जिसमें जो इक्वेशन है, तो पहले हम इक्वेशन लिख लें। 2x प्लस के माइनस 2y इज इक्वल टू के। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 2k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए जिसमें जिसमें ये जो दो इक्वेशंस हैं इसके पास क्या है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या रिलेशन होता है इसमें? आपको a1 a2 b1 b2 का रिलेशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या रिलेशन होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यही रिलेशन होता है शुभम। कहां चले गए शुभम? लॉग आउट तो नहीं हो गए? हाँ भाई, मिस्टर शुभम, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का क्या होता है रिलेशन? अदनान, आपका ये फर्स्ट डे है, ठीक है? तो आज हमने डाउट आवर्स रखा है, ठीक है? आपने शायद मैसेज हो सकता है ना पढ़ा हो, ठीक है? 3 बजे से डाउट आवर्स था, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन को डिस्कस, आज डाउट आवर मैंने रखा है। ओके, दैट वाज अ सरप्राइजिंग डाउट आवर। यस शुभम, आवाज आ रही है? क्या मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं? मिस्टर शुभम, मिस्टर शुभम गायब हो चुके हैं, मिल नहीं रहे। ओहो, अब क्या होगा? उसी ने ये क्वेश्चन पूछा, वही गायब है अभी, लगता है लॉग आउट हो गया नेटवर्क इशू की वजह से। चलो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जब तक, नहीं तो वो फिर जब वो देख ही नहीं पाएगा। हालांकि रिकॉर्डिंग बाद में देख सकता है, लेकिन तब भी लाइव समझना और दोनों में फर्क है। चलिए, आकिब ने अभी क्वेश्चन भेजा, इसको देख लेते हैं। ओहो, इतना नन्ना मुन्ना सा। पहले इसको जूम में करूं। ओह, उल्टा है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आकिब का। ओके, व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाई इज इट कॉज्ड? शुभम आप आ गए? शुभम अभी भी नहीं आ पाए हैं। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाई इज इट कॉज एंड व्हाट हार्म कैन इट डू। ठीक है, देखो, हमने ये डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस में कि जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। एक मिनट, शिवम का मैसेज व्हाट्सएप पे आया है।
तो बेटा आप एक काम करिए, ज्वाइन कर लीजिए, आपका नेटवर्क का इशू है, लेकिन अगर तब भी नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ओके ओके। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है एक हेल्दी एडल्ट का? इट डिपेंड्स ऑन एज, इट डिपेंड्स ऑन सेक्स, मींस मेल है या फीमेल है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन एनवायरमेंट, इट डिपेंड्स कि आपने क्या काम अभी किया, दौड़ भाग के आए तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल है, मतलब वैसे तो आपकी फिजियोलॉजी नॉर्मल है, आप दौड़ के आए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, दैट इज 120/80। तो ये क्या होता है सिस्टोलिक, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फेज का, और ये क्या होता है डायस्टोलिक, यानी कि रिलैक्सेशन फेज का। ठीक है, तो जब इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, मतलब 140/80 हो जाए, 130/80 हो जाए, 120/90 हो जाए, समझ रहे, इस वैल्यू से ज्यादा, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। लेकिन अभी भी मैं बेटा कह रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज अ वेरी थियोरेटिकल कंडीशन। आज की डेट में डॉक्टर कहता है अगर आपका 140/80 भी है तब भी वो नॉर्मल है, वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अगर एक 65 साल 70 साल का कोई बुजुर्ग है तो जरूरी नहीं कि उसका 120/80 होगा। ठीक है, अगर एक औरत है तो उसका 110/80 भी हो सकता है, वो भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पे अगर हम 10th लेवल की बात करें, एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इस वैल्यू से ज्यादा है तो वो क्या है? हाई। अब ये नहीं है कि 120/81 हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नो। 120/90 है, ठीक है, 130/80 है, 140/80 है, 150/85 है, मतलब ये समझ रहे हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर टेंशन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। अब देखो सेकंड क्या, व्हाई इज इट कॉज्ड? अब इसके बहुत सारे रीजन है। ठीक है, डाइट की वजह से भी हो सकता है, यानी आप फैट ज्यादा खा रहे हैं जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके जाके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो रहा है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो रहा है, तो अब ये जो ल्यूमन साइज है कैपिलरीज का और वेसल्स का वो रिड्यूस हो रहा है, तो अब ब्लड को फ्लो करने में परेशानी होगी तो प्रेशर लगेगा, तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है, शोर शराबे की वजह से हो सकता है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी बढ़ सकता है। समझ रहे इस चीज को? तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, ओके। जेनेटिक भी होता है, ओके, जेनेटिक भी होता है। कौन आया? ओके, ठीक है। नाउ व्हाट हार्म कैन इट डू? हार्म, बिल्कुल, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो हमारी कैपिलरीज बर्स्ट कर सकती हैं, हमारी क्या हो सकती हैं? कैपिलरीज बर्स्ट कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो अंदर जम सकता है, कोगुलेट हो सकता है, उससे क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है। समझ रहे हैं? ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेल कर सकती है, हार्ट फेल कर सकता है। समझ रहे हैं? आप अनईजी फील कर सकते हैं, बहुत सारे उसके नुकसान हैं। और ये जो मैंने नुकसान डिस्कस किए वो बहुत बड़े बड़े नुकसान है, ब्रेन हैमरेज हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना। समझ रहे हैं? ये सारे उससे नुकसान होंगे। यस, बैड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एलडीएल एचडीएल वीएलडीएल ये सब नहीं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये नहीं पूरा का पूरा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यूरिया चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन ये नहीं होता कि पूरा का पूरा यूरिया बाहर निकल जाता है, कुछ ना कुछ यूरिया आपकी बॉडी में रिटेन रहता है। ठीक है, उसी तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल किससे आता है? फॉर एग्जाम्पल जो सॉलिड फैट होता है जिसको आप खाते हो, ठीक है, जनरली उसी से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आता है।
ठीक है, तो यू मस्ट यूज वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली, और अब जैसे मक्खन खा रहे हैं तो मक्खन से आपको बैड कोलेस्ट्रॉल आएगा ही आएगा, ठीक है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा मक्खन कोलेस्ट्रॉल फ्री भी मिलता है मार्केट में, देखा है बेटा। जेनेटिक डिजीज का इलाज अगर आप कहें आमतौर से तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसे जेनेटिक डिजीज है जिनका रिपेयर या थेरेपी या फिर जनरेशन में वो ट्रांसफर ना हो, इसके लिए काम हो चुका है और हो भी रहा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कि बहुत सारे ऐसी जेनेटिक डिजीज होती हैं जिसमें जो सेल है उसका जीन खराब है, तो अब उस इम्पेयर्ड सेल की जगह नए सेल जिसमें अच्छा जीन होता है वो उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है, तो वो ग्रो करता है, और जो खराब वाला है सेल वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिजीज है वो उस आदमी में तो सही नहीं हो सकती, लेकिन उसमें उसकी जनरेशन में क्योर की जा सकती है, बट दैट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, दैट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो इसलिए जेनेटिक डिजीज अगर आप कहें तो जनरली आमतौर से वो क्योर नहीं हो सकते। आमतौर इसकी दवा ले लिया तो सही हो गया, कोई मेडिसिन ले गया तो सही हो गया, नहीं, अगर क्योर है तो थेरेपीज है, ठीक है, और वो दैट इज नॉट एट अ वेरी नॉर्मल लेवल, दैट इज वेरी हाई लेवल, ठीक है, और सारी जेनेटिक डिजीजेस के नहीं है, ठीक है। बाय विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस आखिर? आखिर भी चुप बैठ गया, ठीक है, चलो, शुभम आ चुके हैं तो पहले उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो शुभम हमारे पास आ चुके हैं, अब उनका सवाल लिया जाएगा। हाँ, इतनी आसानी से बता दूं जेनेटिक डिजीज किस किस प्रोसेस से सही होता है? इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट ऑफ योर लेवल। बहुत आगे जाना पड़ेगा, बायो लेंगे तो उससे बहुत आगे तक पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं 12th में भी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि ये जो हमारी इक्वेशन है 2x प्लस के माइनस 2y इज इक्वल टू के, और 6x प्लस 2k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 5। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास है और ये कह रहा है कि इनके जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। तो शुभम, मैं एक बार चेक कर लूं, आपसे सवाल है, यस यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायो, लेकिन हर चीज 10 में थोड़ी बताई जा सकती है, बहुत सारी चीजें हायर लेवल का, ठीक है। तो शुभम आपसे सवाल है कि जब इनफाइनाइटली मैनेज सोल्यूशन होता है तो क्या ये रिलेशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2? यस, तो शुभम ने आंसर सही किया। तो अब यहां पे जो आपको ये के की वैल्यू निकालनी, इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं कि उसका यूनिक सोल्यूशन है, उसका जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो वहां पे आपको इससे निकालना होता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको जब निकाला तो a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2, ये इक्वेशन आपने सेलेक्ट कर ली, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/6, और b1/b2 क्या हो जाएगा k माइनस 2 अपॉन 2k-1। सिर्फ कांस्टेंट लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है y, तो यहाँ पे आप वेरिएबल लेते हो b1/b2, ये b1b2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k-1 से, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा k-2 से। So what you will get 4k minus 2 and 6k minus 12. तो ये हो जाएगा 4k minus 6k minus 12 plus 2. So what you will get? तो ये हो जाएगा minus 2k is equal to minus 10, minus minus cancel, k की वैल्यू आ गई 5।
ठीक है, तो शुभम समझ में आ गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिलेशन से आप निकालते हो, तो किसी भी दो रिलेशन को आप चूज कर लो, यू विल गेट द वैल्यू, दैट्स इट। ओके, अगला सवाल आ चुका है मेरे पास। विवेक कह रहे हैं, अच्छा वो भी था, आने इक्वेशंस को बैलेंस करना एक बार सिखा दीजिए। ओके, एलिमिनेशन मेथड, ओके, चलिए वो भी ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। ये कह रहा है, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, देखो एल्वियोलाई जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, आपके जो एल्वियोलाई होती हैं वो होती है, ये आपका एल्वियोलर डक्ट आ रहा है, और जो आपके एल्वियोलाइज होते हैं वो किस फॉर्म में, दैट इज लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स। मैं उसको, ठीक है, मतलब अगर डिपेक्ट करना हो तो मुझे, मैं आपको इसमें दिखा सकता हूं फिगर में, जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है, सी दिस, ओके, नाउ alveoli are designed like a bunch of grapes, ठीक है, these are like the bunch of grapes to increase the surface area, that's why in this way the exchange of gases is maximized। क्यों? क्योंकि जब इस फॉर्म में होगा सिर्फ सिंगल होता, मान लो हर एल्वियोलर डक्ट से एक सिंगल एल्वियोलस ही ज्वाइन होता है, ऐसे जैसे जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हो तो सिर्फ यहाँ पे प्लेन होता, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो कम होता, इसीलिए अंदर क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन के तैयार होता है, विलाई। और जब विलाई को जूम करते हैं तो फिर यू गेट व्हाट, माइक्रोविलाइज। इसीलिए टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो यहां पे ये कह रहा है, हाउ द एल्वियोलाई आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, so they are designed like the bunch of grapes to increase the surface area to maximize the exchange of gases। I think clear हो गया होगा। ठीक है, वो व्हाट्स पायरुवेट, ओके, व्हाट एनिमेश, कहानी खत्म और हीरो पता नहीं। अच्छा अनिमेश नहीं थे क्या? ओके चलिए ओके, पायरुवेट क्या होता है बेटा, पायरुवेट आपका एक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम C6H12O6 ग्लूकोज एंड टिल द ब्रेकिंग इनटू दिस। तो यहां पे बीच में जो आपका सबस्ट्रेट रेडी होता है, क्योंकि देखो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें ना, तो हमने एकदम आसानी से बोल दिया कि ग्लूकोज चेंज होता है पायरुवेट में, उसके बीच में भी बहुत सारे सबस्ट्रेट्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो काम करते हैं। ठीक है, वो आप हाई क्लासेस में जो बायो लेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये जो आपका ग्लूकोज है वो बेसिकली पायरुवेट में चेंज होता है। ये एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तो आगे जाके ऑक्सीडाइज होके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ही आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यस अनिमेश, क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, और क्या क्वेश्चन था, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन, चलो तो उसके लिए इक्वेशन मैं ले लेता हूं। देखो जनरली हम, जैसे जब एक मेटल लाइक जिंक
जब एसिड से रिएक्ट करता है। सो व्हाट इट फॉर्म, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, इट इज नॉट बैलेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आयनिक फॉर्म में हमें इसको बैलेंस करना हो तो देखो यहाँ पे जिंक तो जिंक की फॉर्म में रहेगा, यहां से हम H प्लस आयन लेंगे तो यहाँ पे एक ही H है, H प्लस ले लिया। जिंक, अब आप कहेंगे सर हमें कैसे कन्वर्ट, मैंने पहले कहा ये आपके कोर्स का नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे Zn2 प्लस लेंगे, क्यों? अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा 2 प्लस है, तो आप 9 क्लास में वापस जाइए, जिंक क्लोराइड है तो जिंक मान लो Zn हो गया, और क्लोराइड का क्या होता है, निगेटिव आयन ना, निगेटिव, एक निगेटिव होता है, तो यहाँ पे कितने क्लोराइड है, 2, तो टोटल चार्ज नॉन मेटल के पास कितना है, 2 निगेटिव, तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस, क्योंकि जब कंपाउंड एक बन के तैयार हो रहा है तो वो न्यूट्रल हो रहा है ना, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए, तो दो निगेटिव को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, दो पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे Zn के ऊपर क्या रहेगा, दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो देखो मैंने आपको कहा था जब आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो मास यानी कि नंबर ऑफ एटम और चार्ज दोनों को देखते हैं, तो मैंने कहा किसी से भी आप रेडी कर सकते हो, चलो तो हम रेडी करते हैं, हम करते हैं किससे, हम मास से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ एटम से। तो देखो यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे अभी चार्ज मत देखो, चार्ज को भूल जाओ, हटा दो, यहाँ पे एक जिंक है और यहाँ पे एक जिंक है, बैलेंस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी सिर्फ नंबर को देख रहा है, तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2H प्लस, ठीक है, Zn2 प्लस ऐसे ही रहेगा और H2। अब देखो यहाँ एक जिंक, दो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे कितने चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव, तो दो हाइड्रोजन के पास दो पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव बैलेंस हो गया, इसका मतलब ये हमारी आयनिक इक्वेशन एक स्टेप में बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब इसको जब रीराइट करेंगे इस फॉर्म में, ये तो हमने आयनिक फॉर्म में लिखा है, तो क्या होगा देखो, Zn प्लस 2HCl, सिर्फ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड उसको लिखा और जिससे मल्टीप्लाई किया था फाइनली जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स थे उसको लिख दिया, इनटू ZnCl2 प्लस H2, तो देखो दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, एक जिंक, बैलेंस हो गया। हाँ भाई, हो गया ना, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, इट इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इट इज HCl, so what it is giving, aluminum chloride, that is salt plus hydrogen। अब देखो इसका आयन तो ये Al ही रहेगा, न्यूट्रल स्टेट, यहां से H प्लस आएगा, एल्यूमिनियम Al3 प्लस के फॉर्म में होगा, क्यों? अब देखो यहाँ पे क्या है, AlCl3, तीन क्लोरीन, एक क्लोरीन के पास एक निगेटिव, तो तीन क्लोरीन के पास तीन निगेटिव, इसको बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस चार्ज, और ये हो गया हाइड्रोजन। अब देखो नंबर को पहले बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया Al प्लस 2H प्लस। ठीक है, अभी चार्ज को नहीं, सिर्फ नंबर को किया, एक बार में एक, प्लस H2, तो दो हाइड्रोजन, एक एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम। अब चार्ज को देखो तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या चार्ज है, 3 पॉजिटिव, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। कोई कंफ्यूजन, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो जो मल्टीप्लाई करना है वो कोफिशिएंट में जाएगा ना, तो ये हो गया Al प्लस 6H प्लस अब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Al 3 प्लस और 2 यहां पे आ जाएगा प्लस H2। अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया, 6 प्लस यहां पे और 2 3 6 प्लस यहां पे। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। अब
एक बार नंबर देख लेते हैं, एक एल्युमिनियम, दो एल्युमिनियम, देखो इम्बैलेंस हो गया। 6 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2Al 6H प्लस 2Al3 प्लस प्लस 3H2। फिर से नंबर और चार्ज काउंट करेंगे, यानी मास और चार्ज, यानी नंबर ऑफ एटम्स, तो दो एल्युमिनियम, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, मास बैलेंस है। अब चार्ज पे आते हैं, 6 इंटू प्लस 6 प्लस और 2 इंटू 3 6 प्लस, यानी चार्ज भी बैलेंस। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन। तो इसी को अब हमें रीराइट करना पड़े इस वाले को, तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटा? लेकिन बार बार मेरे डाउट क्लियर करने से नहीं काम बनेगा जब तक आप जाके उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये याद रखना। कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपने सिर्फ देख लिया और रख दिया, अगर प्रैक्टिस नहीं किया। इसीलिए जो क्विज है, जो वीडियो असाइनमेंट है, वो इसीलिए है ताकि आप उसको दोबारा, नहीं सिलेबस में नहीं है बेटा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। लेकिन ये पहला वाला तो सिलेबस में है, आयनिक बैलेंसिंग नहीं है, लेकिन इसकी बैलेंसिंग तो है फर्स्ट वाले की, ये इस फॉर्म में ये। नहीं नहीं, आज कोई क्विज नहीं आएगा। ठीक है, चलो एलिमिनेशन मेथड पूछा है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दो लीनियर इक्वेशन आपके पास है। तो देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में ये याद रखो, एलिमिनेट करने के लिए जो दो टर्म आप एलिमिनेट कर रहे हो, एलिमिनेट करने के लिए जो टर्म्स आप एलिमिनेट करोगे ना, ठीक है, तो वो लाइक टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्म कैसा होना चाहिए? लाइक टर्म। लाइक टर्म 8th में पढ़ा था। लाइक टर्म क्या होता है? जिसका कांस्टेंट तो अलग हो सकता है लेकिन उसका लिटरल कोफिशिएंट सेम रहता है। समझ रहे इस चीज को? तो एलिमिनेट करने के लिए लाइक टर्म होना चाहिए, तो किसी या तो एक्स एक्स को एक साथ एलिमिनेट करेंगे या तो वाई वाई वाले को। दूसरा, जो टर्म्स होने चाहिए वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। जैसे अगर +2x है तो उसके नीचे, यानी एलिमिनेट करने के लिए मुझे -2x चाहिए। अगर +6 या 7 वाई स्क्वायर बी है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास -7 स्क्वायर बी होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हमारे पास दो इक्वेशन आती है तो जिस दो टर्म को हमें सेलेक्ट करना है तो तीन सिचुएशन आपको मिलेगी। पहली सिचुएशन मैंने आपको यहां पे दिखाई कि पहले से ही जो टर्म होगा, देखो y और y सेम, यहां पे कांस्टेंट भी सेम, और यहां पे साइंस ऑपोजिट। पहले से ही दो टर्म ऐसे होंगे जो एलिमिनेट करने वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे पहले से इक्वेशन में ही। कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे इसमें। ठीक है, फिर से देखो, यहां पे क्या था? +y - y, पहले से ही यहां पे क्या है? देखो दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट भी सेम, इत्तेफाक से यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या है? दैट इज +y - y, तो पहले से ही इसके अपोजिट साइन है और यहां पे कांस्टेंट सेम है और लिटरल कोफिशिएंट भी सेम है, तो यहां पे डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और ये फिर क्या आ जाएगा? 2x, यानी ये x और x, यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस साइन है, प्लस प्लस 2x हो जाएगा, और ये 14 + 2 क्या हो जाएगा? 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो 8 अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। एक तो एलिमिनेशन ऐसे करते हैं। दूसरा, जैसे x + y = 14 और 2x प्लस y = 18 ऐसे दिया हुआ,
अब देखो यहां पे जो दो टर्म है x और 2x, ये दोनों अलग अलग है, यानी इसको हमें सेम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे y वाला पहले से ही सेम है, लेकिन देखो साइन भी इत्तेफाक से सेम है। तो यहां पे क्योंकि एक टर्म का जो सेट है वो पहले से ही उसका कांस्टेंट और वेरिएबल सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, यहां पे अपोजिट थी, यहां पे सेम। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यानी अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 2 को 1 से। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक साइन निगेटिव और एक साइन पॉजिटिव। तो यहां पे चूंकि दोनों प्लस साइन थे, तो अब क्या होगा कि अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 2 को 1 में से, तो जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन है यहां माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस वाई हुआ, ये माइनस वाई हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, x अब ये -2x हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो x -2x माइनस एक्स होगा। 14 माइनस 18 क्या हो जाएगा, -14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14। x की वैल्यू आते ही ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट करें, आप y की वैल्यू कैलकुलेट करें। नेक्स्ट सिचुएशन आती है एलिमिनेशन की, जैसे ये ठीक है। अब देखो यहां पे एलिमिनेट करना है दोनों में से किसी एक टर्म को पहले, तो अब यहां पे x है, ये 2x है, ये y है, ये 3y। तो हम दोनों में से किसी जो इजी हमें लगेगा सेलेक्ट करें, हम x वाले को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए नीचे 2x है, तो इसका मतलब ऊपर को भी 2x बनाना पड़ेगा। तो 2x बनाने के लिए हमें इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y से भी मल्टीप्लाई होगा 2y इज इक्वल टू 2, 14 से भी मल्टीप्लाई होगा 28। ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहां पे 2x मल्टीप्लाई करते ही आ गया इज इक्वल टू 21। अब देखो यहां भी इसको एलिमिनेट करना था, लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब फिर से हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यानी ये जो इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, तो अब ये इक्वेशन 3 और 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, तो अब ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2y माइनस 3y माइनस वाई हो जाएगा, 28 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -7। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। एक और सिचुएशन मिलती है एलिमिनेट करने के लिए, यानी हमने लिखा यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, और 3x 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, ये आ गया। अब देखो ये 2x है, ये 3x है, ये 3y है, ये 2y। क्लियर, तो किसी एक टर्म को चूज करना पड़ेगा, हमने इस सेट को चूज किया, तो इसको सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अब क्या बन जाएगा, 6x 9y 14 3 48। ठीक है, और ये होता फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 18 टू दैट इज 36। अब ये इक्वेशन आ गई, अब यहाँ प्लस प्लस है, फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर ऐसा भी मिलता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, और 3x प्लस सॉरी माइनस 2y इज इक्वल टू 18। अब देखो यहां पे जो हमें एलिमिनेट करना है, x भी अलग अलग है, y भी अलग अलग है, लेकिन y के पास अपोजिट साइन। और यहां पे अगर हमने इसको डायरेक्ट y के टर्म को सेम करने की कोशिश की, तो ये डायरेक्ट यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से, क्यों, y को अब यहां पे करें क्योंकि अपोजिट साइन पहले से है। तो चेक कर ले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर से इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 18 3 54। ये हो गया। अब देखो प्लस 6y माइनस 6y डायरेक्ट मिल गया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्विंग। जो भी इक्वेशन आपने इसको बनाई है, 1 है, ये 2 है, फिर करने के बाद आपने इसको 3 बना दिया, ये 4, तो आप क्या लिखोगे, सॉल्विंग 3 एंड 4। अब डायरेक्ट ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब समझ में आ गया। तो मैंने पांचों छह सिचुएशन आपके सामने रख दिए, रिकॉर्डिंग जब जाएगी तो उसको फिर से आप देख के आप समझ सकते हैं। बेटा
उसके पहले मैंने उसमें मैसेज में लिखा है कि डाउट आवर्स है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये 3 बजे से सारी क्लासेस के लिए था, तो अगर स्टूडेंट होंगे तो डाउट आवर चलेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि रात भर तक चलता रहेगा, ठीक है, क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो डाउट आवर एंड हो जाएगा। यस, एनी क्वेश्चन? जो लोग थे वो सब लोग, जो 1 मिनट अभी लॉग इन रहिएगा। यस, क्लास लाइन, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? ये तीनों क्लासेस के लिए है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके देन, तो लाइव डाउट आवर को खत्म करते हैं, यानी एंड करते हैं। हो सकता है अभी शाम में 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद अगर मेरा मूड हुआ तो मैं फिर से लाइव आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी एक्चुअली थोड़ा 1 घंटे का मैं गैप इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के वहाँ जाना है, तो वापस जब आऊंगा तो आई कैन बी लाइव अगेन, तो जिस बच्चों को पूछना होगा पूछ लेंगे, बट दैट्स नॉट श्योर दैट आई वुड बी लाइव, बट देखते हैं, टाइम हुआ तो बिल्कुल लाइव हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। यस यस, जो लोग मतलब डाउट नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग, डाउट है तो पूछिए, नहीं तो दे कैन लीव द मीटिंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड बाय, गुड इवनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन। गुड बाय, क्लास 9, आदित्य, अदनान, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? अदनान, कैसा लगा? आज आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था, क्लास तो नहीं चली, डाउट आर चल रहा था, तो कैसा लगा ऑनलाइन क्लास, मतलब ऑनलाइन डाउट आर एक्सपीरियंस करने में, और जो चल रहा था स्क्रीन पे एंड एवरीथिंग, कोई दिक्कत आई? ओके, ठीक है, तो कल हम क्लास करेंगे 100%, और वही मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है। आदित्य, आपको भी नहीं पूछना? ओके देन, गुड बाय, वालेकुम अस्सलाम।